प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का 16 फरवरी को। इसके लिए हम लोग इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो हर साल पूछे जाने वाले हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए तब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने को प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो आंसर में लिखिएगा कि शीत युद्ध का मतलब दो देशों के बीच लड़ाई का माहौल होना। मतलब दो देश है यानी कि अमेरिका और रूस, इन दोनों देशों में युद्ध होने का पूरा संभावना होना, लेकिन असल में युद्ध ना होना, लेकिन असल में युद्ध नहीं होना। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से दुश्मनी रहते थे पर सीधे युद्ध नहीं किया। मतलब इन दोनों में दुश्मनी था लेकिन ये दोनों युद्ध नहीं किया। इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की सोवियत प्रणाली क्या थी। जो सोवियत प्रणाली क्या थी, तो आंसर में लिखिए कि सोवियत प्रणाली वो व्यवस्था थी जिसमें सारी शक्ति सरकार के पास होती थी। मतलब जो शक्ति होता है वो सरकार के पास होता है, उसी हम लोग सोवियत प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रथम खाड़ी युद्ध वीडियो गेमर वार क्यों कहा जाता है। मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेमर वार युद्ध क्यों कहा जाता है। ठीक, तो आंसर में लिखिएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ था। कब हुआ था? जब 1990 जो शीत युद्ध हुआ था। ठीक, को हो वीडियो गेमर वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि तो युद्ध को टीवी पर लाइव दिखाया गया। मतलब जो ये युद्ध हो रहा था प्रथम खाड़ी युद्ध, तो उसको लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था और बम गिरने हुए दृश्य कंप्यूटर वीडियो गेम जैसे लगते थे। और देखो, जो कंप्यूटर में जो देखता था जो बम, तो उसको देखने में कैसा लग रहा था कि वीडियो गेम जैसा दिखने में लग रहा था। लड़ाई में आधुनिक तकनीक, मिसाइल और कैमरे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। जो इस लड़ाई में जो हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध में, तो इसमें जो हुआ वो मिसाइल हुआ और आधुनिक तकनीक का ज़्यादा प्रयोग हुआ और कैमरे का। उसके बाद चौथा पॉइंट में कि लोग युद्ध को घर बैठे स्क्रीन पर देख रहे थे। जो युद्ध हो रहा था तो टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था ना, तो वहाँ पर टीवी पर ही देखते थे लाइव, जैसे कोई गेम खेला जा रहा है, जैसे कोई गेम खेला जा रहा है वैसा ही था। इसीलिए हम लोग इसको वीडियो गेम वार के नाम से भी जानते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कितने अवधि के लिए होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद करता है, मिलकर करती है। और न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है न्यायाधीशों का कार्यकाल? तो 9 वर्ष तक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी। जो 1944 में जो बॉम्बे योजना हुआ था ये क्या थी? तो 1944 की बॉम्बे योजना भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए आर्थिक विकास योजना थी। क्या थी? जो उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए आर्थिक योजना थी। कब? तो 1944 में बॉम्बे योजना भारत के कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए आर्थिक विकास योजना थी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कि युद्ध के अलावे क्या दिया गया है कि युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताइए। इसमें से 2 खतरों बताना है। तो युद्ध के अलावा, तो दे आंसर में लिखिएगा कि गरीबी हो गया। देखो, गरीबी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, ये सब भी एक कारण ही है मानव सुरक्षा से। अब बीमारियां भी है, महामारी और गंभीर रोग जो लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। तो युद्ध के अलावा भी बहुत सारा सुरक्षा करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरे। तो बस आप लोगों को 2 पॉइंट लिख देना है और 2 मार्क्स लेकर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। जो शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो 1972 में। और भारत की ओर से इस समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। कौन किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो भारत में ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश
राज्य में हुई थी। कब हुई, कहाँ पर हुई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। और कब? तो 1992 में। यह आंदोलन ग्रामीण महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। और ये ताड़ी विरोध जो आंदोलन हुआ था वो किसने शुरू किया था? तो ग्रामीण महिलाओं ने द्वारा ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दलित पैंथर क्या है? जो दलित पैंथर है वो क्या है? तो दलित पैंथर एक आंदोलन था। दलित पैंथर्स क्या था? तो एक प्रकार का आंदोलन था जो दलितों को अधिकार और समानता के लिए लड़ाता था और दलितों के लिए अधिकार और समानता के लिए लड़ाता था। यह आंदोलन जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करता था। यह आंदोलन में जातिवाद के लिए ही यह हुआ था। दलितों को शिक्षा, रोजगार और न्याय दिलाने की कोशिश करता था और यही आंदोलन में दलितों को रोजगार, न्याय और कोशिश करता था दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर कि लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? तो लोकसभा में 17वें आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। तो हम लोग ने सब 2 मार्क्स वाला मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख चुके हैं। तो हम लोग अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो आंसर कि नई विश्व व्यवस्था वह विचार है जिसमें दुनिया के देशों के बीच शांति, सहयोग और संतुलन बनाए रखा जाए। इसमें मुख्य रूप से शामिल है तो क्या क्या? सामरिक और आर्थिक संतुलन, जैसे बड़े और छोटे देशों का बराबरी का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों का माध्यम से। पॉइंट नंबर 3 की शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इस सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व उसे का कारण है? तो अमेरिका का वर्चस्व मतलब कि दादागिरी या तो मनमानी। तो देखो कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। मतलब अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा सैन्य शक्ति है। इसके पास नाभिकीय हथियार है, यहाँ इसके पास बहुत सारा हथियार है, आधुनिक मिसाइल है और ताकतवर सेना है। इसलिए ही अमेरिका का वर्चस्व रहा है। अमेरिकी अपनी सैन्य ताकत के जरिए दुनिया में प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखता है। इसलिए ही अमेरिका वर्चस्व है। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते कि निःशस्त्रीकरण क्या है या क्या करें? तो आंसर में लिखिएगा कि निःशस्त्रीकरण का मतलब है देश अपने हथियार कम या नष्ट करना, जैसे कि इससे युद्ध का खतरा घटता है और दुनिया में शांति बनी रहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सहयोग के जरिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कि खाड़ी युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। खाड़ी युद्ध, तो खाड़ी युद्ध से लोगों और संपत्ति का नुकसान हुआ। जो ये युद्ध हुआ था इसमें लोगों और संपत्ति का नुकसान हुआ, तेल की कीमत बढ़ गई और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसमें खाड़ी क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और पर्यावरण पर भी असर पड़ा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 की ओर कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष से क्या आप समझते हैं? विवेचना करना है। ठीक, तो श्रीलंका में सिन्हल और तमिल समुदाय के बीच लंबे समय तक जातीय संघर्ष चलता रहा। मतलब जो सिन्हल जातीय लोग थे और तमिल जातीय लोग थे, ठीक है, इन दोनों में से लंबे तक जातीय संघर्ष चला। इसका कारण अल्पसंख्यक तमिलों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की कमी था। इस संघर्ष में से युद्ध, जान माल का नुकसान और देश में अशांति हुई और इस संघर्ष से ही जान माल का बहुत सारा नुकसान हुआ और देश में अशांति पहुंची। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हो? एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि दुनिया में केवल एक ऐसा देश जिसको हराना असंभव है। जैसे कि समझ लो कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि दुनिया में केवल एक ही देश सबसे ताकतवर और प्रमुख होता है। दुनिया में सबसे ताकतवर और प्रमुख कौन था? एक ही देश, उसी को एक ध्रुवीय विश्व देश कहते हैं। कि आज के समय में यह देश अमेरिका है और आज के समय में एक कौन है? तो अमेरिका है। इसमें वो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से दुनिया भर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 17 के ताशकंद समझौता का वर्णन करना है। ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, जो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ। कब हुआ? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ। इस पर 9 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए और ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर पूछा जाएगा तो 9 जनवरी 1966 को याद कर लेना है। इस समझौते में दोनों देशों ने युद्ध पूर्व की सीमा
बहाल करने और शांति बनाए रखने का वादा किया। क्वेश्चन नंबर 18 कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में लिखिए कि वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष मतलब है कि देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है। उसके बाद और लिखिएगा कि इससे विदेशी निवेश, व्यापार और कंपनियों का विस्तार बढ़ता है। इससे जो देखो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी रहे, यानी कि अमेरिका और भारत का देश में जो अर्थव्यवस्था जुड़ी रहता है उसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। इससे विदेशी निवेश यानी कि व्यापार और कंपनियों का विस्तार बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि भारत के लोग अमेरिका में भी व्यापार कर सकते हैं, कंपनियां खोल सकते हैं, और अमेरिका का भी लोग भारत में आकर व्यापार और विस्तार बढ़ावा दे सकते हैं। इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। दो देशों को नवीन तकनीक, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो देशों को नवीन तकनीक, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में हुआ? इसकी मुख्य मांगे क्या थी? दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो आंसर में यह आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। जो दलित पैंथर आंदोलन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। इसके मुख्य मांगे थी कि जातिवाद और भेदभाव का अंत, दलितों को शिक्षा, रोजगार और न्याय में समान अधिकार देना चाहिए। इसीलिए ये दलित पैंथर्स आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 20 में पूछा गया है कि आतंकवाद पर एक लघु निबंध लिखिए। ठीक है, तो निबंध में लिखना होगा कि आतंकवाद वह है जिसमें लोग धमकी और हिंसा का इस्तेमाल करते अपने राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, इसी को आतंकवाद कहते हैं। क्या पूछा गया कि धमकी और हिंसा का इस्तेमाल करके राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं। इससे लोगों की जान माल का नुकसान और शांति प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए शिक्षा, संवाद और सहयोग जरूरी है। तो इस सबसे बचने के लिए हम लोग को शिक्षा और संवाद सहयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 की ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो ये अमेरिका का सैन्य अभियान जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ लड़ाई करना। इससे आतंकवाद को कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 संयुक्त राज्य के मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संयुक्त राज्य है यानी कि अमेरिका, तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ताना संबंध और सहयोग बनाना, मानवाधिकार, न्याय और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23 कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव को लिखे। तो एक पॉइंट में लिखे है कि मिट्टी के उपजाऊ शक्ति कम हुई, मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति थे वो कम हुई, और भूमि का अधिक दोहन हो गया, मतलब भूमि और बर्बाद हो गई, बंजर हो गया। क्वेश्चन नंबर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हुआ। जितना भी कीटनाशक और रासायनिक के ज़्यादा यूज से भी इसमें खराब हो सकता है फसल, जिससे पर्यावरण प्रभावित हुआ। छोटे किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। जो छोटे किसान थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए क्योंकि उन्हें महंगी मशीनरी और बीज खरीदने में कठिनाई हुई, और इसमें जो बहुत ज़्यादा दाम लगता था मशीनों और बीज का भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कि 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस क्यों विजय हुई? जो कांग्रेस 1980 में आम चुनाव में कांग्रेस क्यों विजय हुआ? आंसर में लिखिएगा कि 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जीती। मुख्य कारण थे कि जनता में राजनीतिक स्थिरता की चाह, जनता का अधिविश्वास जनता पार्टी सरकार में जो 1977 में बनी थी। पॉइंट नंबर 3 इंदिरा गांधी को लोकप्रियता और अनुभव ने वोटरों का आकर्षित किया, इसलिए ही कांग्रेस जीता 1980 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते 25 में गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें देश किसी बड़े सैन्य या राजनीतिक समूह का हिस्सा न बने और स्वतंत्र नीति अपनाए। इसका उद्देश्य है कि शांति बनाए रखना और हितों के अनुसार निर्णय लेना। भारत इसके प्रमुख समर्थक देश में से एक रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के कारण तथा परिणाम का प्रकाश डालिए।
1920 के दशक में सामाजिक और धार्मिक सुधार की अवस्था, धार्मिक कुरीतियों और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष परिणाम, जैसे कि गुजरात में सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। गुजरात था, वहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, लोगों में समानता और जागरूकता बढ़ी और समाज में नव निर्माण की लहर फैली। क्वेश्चन नंबर 27 कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की व्याख्या करना है। ठीक है, तो सती प्रथा विरोधी आंदोलन महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए लड़ा गया। इसमें समाज में स्त्री प्रथा, पति के मृत्यु पर पत्नी को जलाना को ही खत्म करने की मांग थी। इसमें क्या था कि यदि किसी पति का उसका मृत्यु हो गया तो उसको पत्नी को भी जलाया जाता था, इसको खत्म करना का था, इसलिए ही यह आंदोलन हुआ था। ठीक, उसका परिणाम 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कानूनन प्रतिबंध लगा दिया और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 28 कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन करें। वैश्वीकरण आंसर कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष का मतलब है कि दुनिया भर की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी रही है। इससे भाषा, कला, संगीत, खाना और पहनावा जैसे सांस्कृतिक तत्व पूरे विश्व में फैल रहे हैं। इसे वैश्वीकरण कहते हैं। लोगों को अन्य देशों के संस्कृति जानने और अपनाने के अवसर मिले हैं। अब हम लोग 5 मार्क्स क्वेश्चन से देख लेते हैं किस प्रकार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स, तो फर्स्ट नंबर 5 मार्क्स में पूछा गया 29 नंबर में कि वत्सर्व क्या है। वत्सर्व में विभिन्न प्रकार क्या है, व्याख्या करना है। तो आंसर में वत्सर्व का अर्थ है, वत्सर्व का मतलब है कि एक देश या व्यक्ति का दूसरे पर प्रभाव और नियंत्रण होना विभिन्न प्रकार के, जैसे कि सैन्य वत्सर्व, ताकतवर सेना होना, हथियारों के माध्यम से प्रभाव, धन, व्यापार और निवेश के जरिए नियंत्रण, आर्थिक वत्सर्व, राजनीतिक वत्सर्व, निर्णय और नीतियों में अन्य देशों पर प्रभाव, सांस्कृतिक वत्सर्व, भाषा, कला और संस्कृति के जरिए प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 30 कि चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण हैं। तो औद्योगिक और उत्पादन वृद्धि, चीन में बड़े पैमाने पर कारखाने और उद्योग विकसित है। चीन में बहुत सारे कारखाने और उद्योग विकसित है, जिससे रोजगार और उत्पादन बढ़ा। विदेशी निवेश और व्यापार, विदेशी कंपनियां ने चीन में निवेश किया और निर्यात बढ़ा, जिससे आर्थिक विकास को बल मिला। आधुनिक तकनीक का उपयोग, चीन में उच्च तकनीक और मशीन अपनाई, जिससे उत्पादन क्षमता में गुणवत्ता बढ़ी। उसके बाद सरकारी नीतियों और आर्थिक सुधार, चीन की सरकार ने खुली आर्थिक नीतियाँ, बाजार सुधार और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद दिया गया 30 नंबर की जनसंख्या और सस्ती श्रम शक्ति, बड़े आबादी और सस्ते मजदूर होने से उत्पादन लागत कम रही और व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 में पूछा गया कि सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। सुरक्षा परिषद, तो आंसर में दिया गया कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विवादित क्षेत्रों में सैन्य सेब का निगरानी, मशीन भेजना। क्वेश्चन उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कि आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाना, संकट या युद्ध को रोकने के लिए सैन्य या आर्थिक प्रतिबंध लागू करना। संघर्ष समाधान के लिए निर्णय लेना, देश के बीच विवाद और संवाद का मध्यस्थता के जरिए सुलझाना नहीं, सदस्य देशों को आदेश देना, अगर कोई देश शांति का उल्लंघन करता है तो उसे कार्रवाई के लिए निर्देश देना। उसके बाद लास्ट पॉइंट में कि सैन्य बल का इस्तेमाल अनुमोदित करना और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का मशीन को मंजूरी देना। क्वेश्चन नंबर 32 कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण और घटनाएं बताइए। तो कारण कि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोग और राजनीतिक दल पाकिस्तान सरकार से नाराज थे। भाषा संस्कृति भेदभाव, पूर्वी पाकिस्तान की भाषा और सांस्कृतिक पहचान दबाई जा रही थी। पॉइंट नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य घटनाएं
कि पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह, बांग्लादेश की आज़ादी की मांग। पॉइंट नंबर 2 कि भारत पाकिस्तान संघर्ष, 3 दिसंबर 1961 को यह युद्ध हुआ था। पॉइंट नंबर 3 भारतीय सेना की जीत, भारत में पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किया। 4 नंबर की बांग्लादेश का स्वतंत्र होना, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना में समर्पित किया और बांग्लादेश नया देश बना। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।